गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया होगा। आज हम सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं 5.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट ट्यूब्स, 1 ग्लास स्लाइड एंड 4 स्टेप, मैच बॉक्स, ब्लू रेड लिटमस पेपर, मैग्नीशियम वायर, सल्फर एंड वाटर। ये जितने मटेरियल्स है ये तो समझ में आ रहा होगा। अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है। Burn the magnesium wire on the flame of the candle, holding it with the help of a forceps. When it catches fire and starts burning properly, place a test tube upside down over it so that liberated gas is collected in it, and lit. When it is completely burnt, put the ash into the test tube immediately and little water into the test tube so that the ash and gas is dissolved in it. Test this solution with blue and red litmus paper. तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के जो वायर है उसे हम चिमटी से पकड़ के, ठीक है, किससे पकड़ के, चिमटी से पकड़ लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। चिमटी को क्या बोलते हैं? फोर्सेप। याद रखना, चिमटी नहीं बोलना है, साइंस में क्या बोलेंगे? फोर्सेप। फोर्सेप से मैग्नीशियम वायर को पकड़ते हैं और मोमबत्ती की हेल्प से उसे जलाते हैं, बर्न करते हैं। जैसे जलता है, अब इसके ऊपर एक क्या लगा देते हैं, टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख देते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में जो मैग्नीशियम वायर का जो धुआं है, ठीक है, जो उसके जो क्या बोलते हैं धुएं हैं वो कलेक्ट होते हैं, किसमें? टेस्ट ट्यूब में, उल्टी टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद क्या होता है, जब वो पूरे कलेक्ट हो जाते हैं, अब उसमें तार पूरा जल जाता है, हमारा मैग्नीशियम वायर ख़त्म हो जाता है। तो जले हुए टुकड़े की राख को, अब जो राख नीचे है उसे परख नली में लेते हैं या टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अब उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और ऐश मीन्स होती है राख, और गैस, दोनों का एक घोल तैयार करते हैं। जो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया था, धुएं को इकट्ठा की थी वो, और उसमें मैग्नीशियम का जले हुए ऐश मतलब राख, दोनों को मिलाकर एक घोल तैयार करते हैं और उसे ब्लू लिटमस पेपर में चेक करते हैं आखिरकार होता क्या है। डू द सेम एक्सपेरिमेंट विद सल्फर, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम सल्फर के साथ भी करते हैं। ओके, अब क्या होता है देख लेंगे। मोस्ट of the metal react with the oxygen in air to form oxide, which react with water to form hydroxide having alkaline nature. तो क्या होता है, मैग्नीशियम है, हवा की ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम से वो करके, एक्सपेरिमेंट करके, क्रिया करके क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए Mg+O2 to MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, और ये अल्कलाई होता है, ठीक, मीन्स क्षारीय होता है, बेसिक। अल्कलाई मतलब बेसिक। एंड इसके बहुत अलग ही इसके चेंज इन कंस्ट्रक्ट to this must be non-metal react with the oxygen in air to form oxide which react with water to form acid. तो मैग्नीशियम एक क्या है, क्षार है, एल्कलाई है, और वो मेटलिक है। कौन? मैग्नीशियम। तो मेटलिक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना रहा है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो नॉन मेटलिक सल्फर है उसके साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, और ये क्या होता है, एसिडिक होता है। सल्फर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब आपको समझ में आया, नॉन मेटल में आपका क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, और
नॉन मेटल में आपका एसिड नहीं होता, क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल में बेसिक एंड नॉन मेटल में क्या होता है, एसिडिक। सेकंड है रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। अब जल के साथ हम या पानी के साथ हम क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो एक्टिविटी 5 से देख लेते हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटी है उसे जब तक हम करके ना देखें तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप सुने और समझें। मटेरियल रिक्वायर्ड, ग्लास थ्रो वाटर, ग्लास थ्रो वाटर, सोडियम, फिल्टर पेपर एंड फॉर्सेप। फॉर्सेप का मतलब चिमटी होता है, याद रखना। फिल्टर पेपर छानने के लिए जो पेपर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फिल्टर पेपर। और ग्लास ट्रफ मतलब ग्लास का ट्रफ, एक आपके एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और सोडियम, देन फिल द ग्लास थ्रो ट्रफ विथ वाटर, ग्लास ट्रफ को हम पानी से भर लेते हैं। टेक सोडियम विच इज कैप्ट दिस डिपेंड इन केरोसिन एंड कट अ स्मॉल पीस ऑफ इट, मिट्टी के तेल में डूबे हुए। याद रखना सोडियम हमेशा मिट्टी के तेल में डूबा होता है। ओके, मिट्टी के तेल में ही रखते हैं सोडियम को। तो मिट्टी के तेल में डूबे हुए सोडियम का छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं और उसे कहाँ रख लेते हैं, फिल्टर पेपर में रख लेते हैं। ड्राई इट ऑन फिल्टर पेपर, अब फिल्टर पेपर में उसे सुखा लेते हैं रख के। नाउ पुट इन टू द water in the trough. Immediately on putting the sodium start moving around through with a hissing sound and then it gets fire. तो अब इसे आप टब में, जो टफ है आपका ग्लास टफ है उसमें रखते हैं। अब टब में डालने के बाद क्या देखते हैं कि जो सोडियम धातु है, जो सोडियम का जो आप टुकड़ा काटे थे उसमें आवाज़ क्या आती है, सर्र की आवाज़ आती है। ठीक है, जैसे आप लोग इनो रहता है तो इनो जब आप पानी में डालते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, सनसनाहट के साथ, तो वैसे ही आवाज़ आती है और वो पानी में घूमना चालू कर देता है। कौन, सोडियम। और फिर थोड़ी देर में आग लग जाती है, क्या लग जाती है, आग, क्योंकि सोडियम विदाउट कैरोसिन के अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो उसमें आग लग जाती है। तो देख लीजिए फॉर्मूला 2Na + 2H2O, जब सोडियम की जो क्रिया है वो हम वाटर से कराते हैं, पानी से कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन भी बनता है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि कैरोसिन से सोडियम को निकाल देने से जब हम पानी में उसको रखते हैं तो उसमें भी आग लग जाती है सरसराहट की आवाज़ के साथ। सोडियम और जो वाटर है वो दोनों के बीच में जब क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और आग जब भी आग जल जाती है थोड़ी देर में, तो इससे क्या होती है, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। रिएक्शन विथ एसिड्स, अब आप देख लेते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन होने से क्या होता है। एक्टिविटी 6, मैग्नीशियम जिंक कॉपर पीस, dilute hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, test tubes, matchbox and heating apparatus। मैग्नीशियम, जिंक और तांबे के टुकड़े, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परख नली, माचिस, गर्म करने का साधन। एपरेटस, हीटिंग एपरेटस मीन्स गर्म करने का साधन। याद रखना, आपको फोर्सेप याद रखना होना चाहिए एंड हीटिंग एपरेटस याद होना चाहिए। ओके, टेक द 3 metals in 3 different test tube and add dilute hydrochloric acid to each. If there is no reaction, heat the test tube slowly. क्या करते हैं आप, 3 जो आपने मेटल लिए हैं, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर, उसे तीनों को ही टेस्ट ट्यूब में अलग अलग ले लेते हैं। अब उसमें 1/4 पार्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रिएक्शन, और आप देखेंगे कि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। अब उस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे करके बारी बारी गर्म करते हैं। अब क्या देखते हैं, टेस्ट द गैस liberated in each test tube by bringing a burning matchstick to the mouth of the test tube. अब धीरे धीरे गर्म करते हैं और हर एक परख नली, जितने भी टेस्ट ट्यूब है उसमें से गैस निकलने लग जाती है। क्या निकलती है, गैस। तीनों ही टेस्ट ट्यूब से ही गैस निकलने लग जाती है। अगर आप कुछ भी पानी भी गर्म करते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, गैस निकलती है ना, तो उसमें से भी आपको गैस निकलती है। अब आप क्या करेंगे कि
तीनों परख नली के मुंह के पास, तीनों परख नली के मुंह के पास में जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो द गैस फ्रॉम टेस्ट ट्यूब containing magnesium and zinc burns with a pop sound which indicated that the gas liberated in hydrogen। अब क्या होता है कि मैग्नीशियम और जिंक वाली जो परख नली है उसमें जब आप जलती हुई माचिस लेके जाते हैं तो पॉप की आवाज़ आती है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। जहाँ भी आपको पॉप की आवाज़ आती है, जब भी आप माचिस की तीली ले जाएं और आपको पॉप पॉप की आवाज़ सुनाई दे तो आप समझ जाएं कि उस रिएक्शन से, उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, तो आप यहाँ पर से देख लेंगे दोनों मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम की जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन की गैस निकलती है। एंड जिंक के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो जिंक क्लोराइड अलग से बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देन कॉपर के साथ क्या होता है ये देखते हैं। कॉपर पीसेस डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या होता है कि जो कॉपर का टुकड़ा है, जो कॉपर का पीस लिए थे, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया नहीं करता, एक्सपेरिमेंट नहीं है होता कुछ भी। तांबा या कॉपर, तांबा को ही क्या बोलते हैं कॉपर, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ ही क्या करता है, क्रिया करता है। वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ metal in our day-to-day life when food products like pickles, curd, sour fruits which have acid in them are kept in the utensils. Then the acid in these food items react with the metal and produce some poisonous substances. So it is recommended that such food items with acidic nature must not be kept in metallic utensils। हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल से जो बने हुए बर्तन होते हैं वो हम रेगुलर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब इन यूटेंसिल्स या इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं जो एसिडिक हो, जो अम्लीय हो, जैसे अचार रखें, दही रखें, खट्टे फल रखें, मतलब जो भी आपको चीज़ें एसिडिक हैं, अम्लीय हैं, अगर हम उन बर्तन में रख देते हैं तब भोज्य पदार्थ या खाने का जो भी प्रोडक्ट है वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करके, बर्तन के साथ रिएक्ट करके एक विषैला पॉइजनस प्रोडक्ट बना लेता है जो हमारे खाने के लिए सही नहीं होता। इसलिए जितने भी अम्लीय या फिर एसिडिक प्रोडक्ट जो हो भी सब्सटेंस जो होते हैं उनको हमें धातुओं के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ओके, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप रख सकते हैं। कॉपर में आप अचार डाल के रखिए तो वो क्या हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और वो पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। ठीक, तो ये आप घर में कर सकते हैं, अगर आपके घर में ये कॉपर है तो आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल विथ अदर मेटल्स। धातु द्वारा विस्थापन, मतलब एक धातु का दूसरे धातु से विस्थापन कैसे होता है या डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ये देखेंगे। यू नो दैट मेटल्स रिएक्ट विथ acids and displace hydrogen gas. Let us see, can metal displace other metal from their solutions? आप जानते हैं कि धातुएं या मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाती है। अब हम जानते हैं कि जो मेटल हैं वो दूसरे मेटल के साथ कैसे विस्थापित हो जाती है, एक मेटल दूसरे मेटल को कैसे क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। एक्टिविटी 7 में देख लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, बीकर 5, टेस्ट ट्यूब्स 10, वाटर, कॉपर सल्फेट, आयरन पीसेस, जिंक पीसेस, मैग्नीशियम वायर, एल्यूमिनियम, सील ऑफ द इंजेक्शन बॉटल, कॉपर वायर। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन 100 ml beaker and 5 gram of copper sulfate in it and dissolve it
Pour a clean solution of it in equal amount into the 5 test tube and keep them into the test tube stand. Now add iron pieces, zinc pieces, magnesium wire, aluminium pieces and copper wire into the different test tubes. Let the test tube stand without any disturbance for some time. Draw the observation table 5.2 in your copy and note the observation. Means एक 100 ml के बीकर में हम 50 ml पानी भर लेते हैं, मतलब एक 100 ml के बीकर में आधा पानी भर लेते हैं। अब उसमें लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देते हैं। 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लेते हैं और उस 50 ml वाटर में मिला लेते हैं। अब 5 परख नली लेते हैं और परख नली स्टैंड में से फंसा लेते हैं या टेस्ट ट्यूब स्टैंड में फंसा लेते हैं। अब उसमें क्रमशः क्या डालते हैं, आयरन पीस डालते हैं, जिंक पीस डालते हैं, मैग्नीशियम वायर डालते हैं, एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेते हैं, कॉपर का तार लेते हैं। ऐसे करके 5 जो भी आपके टेस्ट ट्यूब है सब में अलग अलग मटेरियल हम ले लेते हैं और जो हमने कॉपर सल्फेट का घोल बनाया था सभी में मिलाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है आप आगे देखते हैं। In this experiment, you find that is no change in the 5th test tube, but in the other 4 test tubes, the metal displaces the copper from the solution and takes the place of copper. On this basis, we can say that iron, zinc, magnesium, and aluminium are more reactive than copper. Do this experiment in group in the class. Each group must prepare different solution as sodium chloride, ferrous sulfate, silver nitrate and observe the reaction with these elements. तो हम इस एक्सपेरिमेंट पे पाते हैं कि जो 5th वाली परख नली है, 5th वाली परख नली मीन्स कॉपर वाली परख नली, जिसमें हम कॉपर सल्फेट के साथ हम कॉपर डाले हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। और जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई धातु है तांबे की, वो विस्थापित कर दिया है तथा तांबे का स्थान स्वयं ले लिया है या कॉपर का स्थान खुद ही ले लिया है। कौन? कॉपर सल्फेट। इसके आधार पे या इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, वो तांबे से अधिक सक्रिय हैं या कॉपर से अधिक सक्रिय हैं। बाकी में सब में चेंजेस होते हैं, आयरन में चेंजेस होते हैं, जिंक में चेंजेस होते हैं, एल्यूमिनियम में चेंजेस होते हैं, मैग्नीशियम में चेंजेस होते हैं। बट जो तांबा है, मतलब जो कॉपर है, वो सक्रिय नहीं है। वो कॉपर है, वो कॉपर सल्फेट है, वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ओके, तो आप बता सकते हैं कि तांबा कम सक्रिय है इनमें से, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग। क्रिया होने का पता कैसे चलता है, उसमें क्या होने लग जाते हैं, बुलबुले उठने लग जाते हैं, बबल्स आने लग जाते हैं और उसके कलर में भी चेंज आने लग जाता है। ठीक, तो इसके साथ हमारे 11 पॉइंट कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स मीन्स क्या होता है। 5.3 उत्कृष्ट धातु